नवी के विद्यार्थियों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और अपनी परीक्षा की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों आज आप लोगों का कक्षा 9वीं का साइंस का मंथली टेस्ट होने वाला है, साथ साथ आप लोगों का और भी सोशल साइंस हिंदी का भी होने वाला है। तो चलिए साइंस का वो प्रश्न देख लेते हैं जो आज 3 अगस्त को आप लोगों का रियल टेस्ट में पूछा जाने वाला है। जिस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। और हाँ, इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे का हर एक वीडियोज़ को पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो ये दिया था एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसे किसे? तो लाइसोसोम को। जी हाँ, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फटने पर ना अपने ही कोशिकाओं को पचा लेता है, इसलिए इसे क्या आत्मघाती या फिर आत्मघाती थैली कहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? देखिए जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें बोला है कि द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2 गुना 1 हो जाएगा। और अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, यानी 2:16 होता है। इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 8 16, काटोगे तो 1:8 आ जाएगा। 1:8 बोले तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट किया जा सकता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु संख्या समान होते हैं। परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कण होते हैं। या फिर एक ही तत्व परमाणुओं के अलग अलग गुण होते हैं। देखिए डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है और वो अविभाज्य होता है, यानी उसे विभाजित नहीं कर सकता है। लेकिन आगे जाकर ये गलत सिद्ध हुआ और परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटा। जल का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर निकालने बोला है आपको। H का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 1 और O का 16। सिंपल सा बात भी अभी मैंने बताया ना। हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2 गुना 1 कर दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 है तो जोड़ दो 16, 2 एकम 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18 U हो जाएगा, है ना। तो 18 U कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, ये देखिए 18 U ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2, ये जो होता है ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? मैंने किसी वीडियो में कमेंट कर पूछा था आप लोगों से, बट आप लोगों ने नहीं बताया। प्यारे देखो, जो पूछता है ना बताया करो, मुझे भी अच्छा लगता है, तभी तो वीडियो बनाने का मन करता है। चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक्टिव है। अब तो मैं पूछ रहा हूँ एकदम मतलब एनर्जी नहीं है, आंसर नहीं दे रहे हो, बता ही नहीं रहे हो, तो मज़ा आएगा? बताओ, नहीं आएगा ना। तो जो कमेंट में पूछते हैं वो कम से कम बताया करो, ठीक है? अच्छा लगता है, तभी तो भैया एक बॉन्डिंग बनेगा हमारा आपसे, और आगे भी 10th पढ़ना है, अच्छा करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो ये होता है 6.02 × 10⁻23, ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए वर्तमान में किस मानक परमाणु का उपयोग किया जाता है? देखिए परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए कार्बन 12, जी हाँ, कार्बन 12 के 1/12वें भाग का मतलब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? जबकि सी और ओ का दिया हुआ है, तो सी का कितना है? 12, तो 12 लिख दिए, प्लस O2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 गुना 16, यहाँ से 12 आ जाएगा, 16 दूनी 32 आ जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4 और 4 44 यू आ जाएगा। तो ऑप्शन 44 ग्राम पर मोल, 44 यू, बोले की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं किसे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा घर होता है। अगला प्रश्न चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, है ना, जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। देखिए अंतर्द्रव्य जालिका की जगह पे एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम भी लिखा रह सकता है, तो याद रखिएगा ये। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो चिकनी है ना, तो चिकना हमेशा क्या करेगा? याद रखिएगा, वसा का निर्माण करेगा। तो लिपिड और वसा का निर्माण करता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। वहीं अगर खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका की बात होगा, खुरदुरी, तो वो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, अगर ये पादप का रसोई घर कौन है? तो यानी पादप में खाना कौन बनाता है? तो उसका रसोई घर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश राशि देखिए जिसका दिशा होता है, तो इसमें दिशा किसका? वेग का, है ना। वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब सदिश राशि है। दूरी, चाल, द्रव्यमान, ये सब अदिश राशि होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, फिर बच्चों अगला प्रश्न है, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? दूरी और समय ग्राफ का जो ढाल है वो चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या? चाल को दिखाता है, चाल को। ठीक है ना। नेक्स्ट, त्वरण का समतल क्या है? त्वरण का समतल मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको मीटर प्रति सेकंड वर्ग भी बोल सकते हो या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये अगर ये ऑप्शन में रहे तो ये भी मार सकते हो। अगला प्रश्न, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हो। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ रहेगा और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा तो क्या किससे गुना करना? 5/18 से गुना करना। ठीक है, 18 दूनी 36, 2 पर कट जाएगा, 2 बजे क्या हो जाएगा? 10। 10 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य न होने पर भी उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो क्या किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अगर शून्य नहीं है तो क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो, ये घुमा, ये घुमा, ये घुमा, ये घुमा, अंतिम पोजीशन में आ गया। दूरी तय नहीं किया क्या? बिल्कुल दूरी तय किया, लेकिन पहले जहाँ पर था वहीं पर पहुँच गया। तो इसमें क्या हो गया? विस्थापन जीरो। विस्थापन क्या होता है? जहाँ से स्टार्ट कर रहा है और जहाँ पे रुक रहा है, दूरी कितना है? तो भैया यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं पे आके रुका, तो दूरी क्या हो जाएगा? मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन दूरी कितना? इतना इतना इतना, सबको जोड़ोगे दूरी को, मतलब इसको दूरी निकल जाएगा। तो बिल्कुल किसी वस्तु अगर दूरी शून्य नहीं हुआ तो भी विस्थापन शून्य हो सकता है, यानी हाँ हो जाएगा। आई बात समझ में? गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? तो देखो, गति का प्रथम समीकरण जो हो जाएगा v+v=d+at, ये गति का प्रथम समीकरण होता है। आप लोग दूसरा वाला भी याद रखिए, ये सेकंड समीकरण होता है, ये वाला है ना, ये सेकंड समीकरण होता है, और ये जो होता है ये थर्ड समीकरण होता है, तो ये तीसरा समीकरण होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्रश्न आपका इस एग्जाम में छपने जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए। सभी दोस्तों को शेयर कर दिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे वीडियो पाने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तो जय हिंद, वंदे मातरम।